हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आलोक मोशन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित, जिसमें आज हम देखेंगे अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। स्टूडेंट, आज मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में बता दूं कि इस वीडियो में आज हम पढ़ने कैसे वाले हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। आज इसका हम बेसिक देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, यानी कि यह इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कक्षा 9वीं का बेसिक रिवीजन, जो कि आपके संख्या पद्धति से है। ठीक है, ये आपको आता होगा, तो ये आपके संख्या पद्धति से है। फिर इसके बाद हम देखेंगे आपका ये जो वास्तविक संख्या के दो महत्वपूर्ण गुण है, इसे एक हम नए फ्रेश वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण गुण को आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका अध्याय 1, तो ये आपका पूरा इसी दो गुण पर आधारित है। पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरा अंकगणित आधारभूत प्रमेय। अगर ये दोनों आपसे नहीं बने तो मान लीजिए कि आपका चैप्टर 1 बनना कठिन हो जाएगा। तो इन दोनों को हम बड़े ही आसान तरीके से एक नए फ्रेश वीडियो पे समझाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगभग इसका बेसिक आपको 30 मिनट का होने वाला है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ताकि आपसे कोई भी सवाल है वो आसानी से बन जाए, यानी आपकी कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में चलते हैं, जो कि आज का वीडियो का टॉपिक है। तो यहाँ पास जैसा कि वास्तविक संख्या हमारे चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये वास्तविक संख्या है क्या। तो वास्तविक संख्या, दुनिया में जितने भी संख्याएं होती है वो सारे संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी दुनिया के सभी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पास जो वास्तविक संख्या को अगर गणितीय परिभाषा देखें, यानी इसका गणितीय परिभाषा है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, अपरिमेय संख्या के समूह को, अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले करते क्या है कि वास्तविक संख्या की शुरुआत कहां से हुई ये देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा प्राकृत संख्या है, तो इसे हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। फिर इसके बाद जानेंगे पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, और फिर अपरिमेय संख्या, फिर पहुंचेंगे हम वास्तविक संख्या में। तो ये जो वास्तविक संख्या की शुरुआत हुई, तो ये प्राकृत संख्या से हुई भैया। सबसे पहले आया हमारे पास प्राकृत संख्या। तो चलिए चलते हैं अपने प्राकृत संख्या में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए प्राकृत संख्याएं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में इसे नेचुरल्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पास इंग्लिश में इसे नेचुरल्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स, और इसे हम n से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्राकृत संख्याएं हैं ये क्या है, जो प्राकृत संख्याएं हैं ये क्या है, तो ये गिनती की संख्याएं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या कैसे, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे हाथ में कितने उंगलियां हैं, तो आप बोलेंगे 5 उंगलियां हैं। आपने इसे किस प्रकार गिना, तो आपने 1 2 3 4 5, आपने इस तरह गिन दिया। तो आपने कैसा गिना, 1 2 3 4 5। गिनती की शुरुआत कहां से की, 1 से की। ठीक है, तो जो आप गिनती की शुरुआत 1 से कर रहे हैं ना, 1 से और 2 से, और जहां तक जरूरत पड़ी वहां तक गिना आपने। यहाँ पास खत्म हो गई, तो यहाँ पास 5 था, तो यहाँ पास 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 आपने ऐसा गिना। आगे भी अगर मैं इसका भी पूछ लू इसी के साथ, तो आप बोलेंगे 10, तो ये हमारी 10 तक जाएगी। ठीक है, यानी जहां तक हमें जरूरत पड़ती है वहां तक हम गिनते हैं। यानी इसकी जो गिनती की संख्या की सीमा है वो कहां तक है, अनंत तक। यानी जो गिनती की शुरुआत होती है 1 2 3 4 5, एंड ये जो अनंत तक जाती है, इन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, और ये अनंत क्या है, अनंत मतलब जिसका खत्म ना हो। ठीक है, जो खत्म ना हो, जैसे आगे ये बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आप ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है प्राकृत संख्या है। तो अगर इसकी परिभाषा आपको लिखनी हो तो क्या लिखेंगे आप, तो इसकी परिभाषा आप बड़े ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। यहां पास ऐसी संख्याएं, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, ऐसी संख्याएं, संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, जिनसे, जिनसे वस्तुओं की, वस्तुओं की गणना की जाती है, वस्तुओं की गणना की जाती है, की जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याएं कहलाती है, संख्याएं कहलाती है। ठीक है,
कहलाती है। ये आपका उदाहरण हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है उदाहरण है। तो उदाहरण लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का भैया हमें अभी मालूम नहीं है, क्योंकि ये प्राकृत संख्या कहां तक जा सकती है, अनंत तक, ठीक है। तो अभी हमें बड़ी प्राकृत संख्या का मालूम नहीं है। तो इसके बाद अगली जो संख्याएं आती है वो क्या है हमारी, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। तो हेडिंग डाल लीजिए अगली संख्या का, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं, ठीक, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर्स। अब ये होल नंबर है क्या, यानी पूर्ण संख्याएं है क्या, और इसे हम जो डब्ल्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बता सकता है क्या होल्स नंबर है क्या। तो मैं अगर आपको बताऊं कि ये होल्स नंबर क्या है, ये जो आपका प्राकृत संख्या है ना, ये जो आपने यहां पास देखा प्राकृत संख्या है, इसी में अगर हम क्या कर दे, शून्य को शामिल कर दे, शून्य को शामिल कर दे, तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी हम इसको शून्य को यहां शामिल कर दे, तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी यहाँ पास आपका शून्य सहित सभी संख्याओं को, ठीक है, शून्य सहित सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं। शून्य, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात एंड सो ऑन, अनंत तक ये, ठीक है। तो ये अनंत तक। तो ये जो शून्य सहित सभी संख्याएं हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो पहले भी शून्य था, लेकिन ये जो शून्य है इसे प्लेस होल्डर के नाम से पहले जाना जाता था जब प्राकृत संख्या थी, तो ठीक है। जब ये शून्य की खोज हुई तो फिर एक नई संख्या का नाम दिया गया जो कि है पूर्ण संख्या। इसे पहले प्लेस होल्डर के नाम से जानते थे, ठीक है। तो अब जब हमारी ये शून्य की खोज हो गई तो हमारी जो गणित हो गई, गिनती क्या हो गई, वो पूर्ण हो गई, ठीक है। यानी अब हम अगर यहाँ पास चार में से चार गए, तो आप बोलते पहले कि क्या बचा, कुछ नहीं बचा आप बोलते। और अब इसे हम अगर गणितीय भाषा में बोले तो यहाँ पास शून्य बचा, ठीक है। तो ये हमें शून्य एक नया संख्या मिल गया, जिसे हम प्राकृत संख्या मिलाकर एक नई नाम दिए जो कि कहलाया पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की डेफिनेशन की। तो यहां पास आप लिख सकते हैं, यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाते हैं। तो यहां लिख दीजिए आप, यदि यदि प्राकृत प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए, शून्य को सॉरी शून्य को शामिल कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। ये इसलिए लिखा रहा हूं आपको, ताकि आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करें और अच्छे से लिखें, ठीक है। तो कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये कभी भूले ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको नंबर सिस्टम से शुरू करना पड़ेगा, अगर आपके उसमें मैथ है तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही जानेंगे पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। अगर नहीं जानेंगे तो आपका मैथ में काम नहीं चलेगा, इसलिए आप इसे लिख लीजिए। तो ये उदाहरण है आपका, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे इसमें पूछूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए यहाँ पास कि शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो भैया इसका सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का हमें मालूम नहीं है, क्योंकि ये कहां तक है, अनंत तक है, ठीक है। तो ये अनंत तक है, हमें मालूम नहीं है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अब अगला जो आता है हमारा यहाँ पास पूर्ण संख्या के बाद, वो है पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं संख्याएं। तो इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं को इंटीजर्स नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर्स। और इसे हम
जेड से दर्शाते हैं। तो ये पूर्णांक संख्याएं है क्या भैया? तो ये जो पूर्णांक संख्याएं है ना, अब ये जो आप सभी पूर्ण संख्या में संख्या देखे, ये जो सभी आपने संख्या देखा, ये संख्या कैसी है? ये तो धनात्मक है, ठीक है। अब आपने यहाँ पास मान लीजिए आपके पास यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ पास क्या है, आपके पास 5 है और यहाँ से आप 6 घटा दिए इसमें, तो आपके पास क्या बचा? -1 बचा ना, यानी हमें ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत पड़ी। अब इन्हीं ऋणात्मक संख्याओं को जब मतलब खोज किया गया तो इन्हें एक नया संख्या का नाम दे दिया गया, क्या? पूर्णांक संख्या। तो अब इन्हीं जो संख्या का पहले जो खोज हो चुकी थी, अब इसमें एक नई संख्या मिला दिए, इन्हीं का ऋणात्मक संख्या, तो इन्हें हम क्या बोले? पूर्णांक संख्या। यानी हमारी जो पूर्ण संख्या पहले से थी उन्हीं का ऋणात्मक संख्या आपने शामिल कर दिया गया, उन्हीं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हैं, शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी आपका ये शून्य सहित सभी धनात्मक संख्या, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अनंत तक ये है, और इधर सभी ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो ये संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। और ये ऋणात्मक संख्या कहां तक है? अनंत तक है ये भी, ठीक है। तो ये ऋणात्मक की अनंत तक है और ये धनात्मक के अनंत तक। यहाँ पास जो आपका शून्य है वो शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, शून्य यहाँ पास आपका न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पास जो शून्य है आपका धनात्मक, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। तो इस ऐसी संख्या आपने कहाँ देखी होगी? संख्या रेखा पर आपने देखी होगी, ठीक है। यहाँ पास शून्य, यहाँ पास 1 -1 -2, ये आप सब पढ़ चुके हैं, इसकी बताने की जरूरत नहीं है। तो आप इसका चलिए अभी डेफिनेशन लिख लीजिए। तो यहाँ पास लिखिए, शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है, संख्याएं कहते हैं। अगर जो परिभाषा नहीं लिखना चाहता वो वीडियो को स्किप कर सकता है 10 सेकंड, ठीक है, तो वो उसका अगला आ जाएगा, वो अगला समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पास अब हमारा अगला जो है, ये हमने अभी समझा पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद जो हमारा अगला संख्या आती है वो क्या है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पास अब ये परिमेय संख्याएं क्या है? तो हेडिंग डाल लीजिए परिमेय संख्या, ठीक है। इसके उदाहरण ये है, उदाहरण, तो हेडिंग डालिए परिमेय संख्याएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्याएं क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर्स। सो इसे हम क्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? क्यू से, ठीक है। तो ये हमारा ये क्यू से दर्शाते हैं। अब ये रेशनल नंबर है क्या? तो यहां पास ये रेशनल नंबर है क्या, इसके लिए हम एक उदाहरण समझते हैं। चलिए मान लीजिए आप 3 दोस्त हैं, ठीक है, 3 दोस्त हैं और तीनों ने मिलकर 300 रुपए इकट्ठा किया। तीनों ने मिलकर 300 रुपए इकट्ठा किया और किसी एक होटल पे गए और वहां बढ़िया खाया पिया, ठीक है। वहां आप तीनों ने बढ़िया खाया पिया और आपका जो बिल बना वो 350, यानी 375 रुपए का बना, ठीक है, मान लीजिए। तो आपने 300 का खाया और आपका बिल जो है 375 का बना। अब जब आप होटल मैनेजर के पास जाते हैं बिल जमा करने, तो यहाँ पास आप उसको बोलते हैं कि अभी मेरे पास 300 है और मैं 75 रुपए आपको बाद में दे दूंगा। तो यहाँ पास होटल मैनेजर बोलता है कि ठीक है, मैं आप लोगों को पहचानता हूं, तो आप हमें बाद में 75 रुपए दे दीजिएगा। यानी ये 75 रुपए होटल मैनेजर के क्या हो गए? रेडी हो गए, यानी ये क्या हो गया? -75 हो गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पास आपके पास क्या है? -75 रुपए, यानी आपके 75 रुपए होटल मैनेजर को देना है। अब इस 75 रुपए को एक अकेला तो देगा नहीं, तीनों लोग देंगे। भैया तीनों लोग ने खाए थे तो तीनों लोग देंगे। और कब देंगे? कितना कितना देंगे? बराबर बराबर देंगे। यानी 3 लोग हैं तो इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये बराबर बराबर आ जाएगा -25 रुपए, यानी सबको दोनों, यानी तीनों लोग 25-25 रुपए देंगे। यानी आपने ऐसी संख्याओं को आपने देखा होगा कहाँ? भिन्न में।
यानी जो ये बटे में संख्याएं हैं तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि ये भिन्न है, लेकिन ये भिन्न नहीं है। भिन्न की कंडीशन क्या होती थी कि जो अंश और हर में संख्या होती है ना, वो क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो इसमें क्या है, ये दोनों धनात्मक है? नहीं, धनात्मक तो नहीं है भैया, ये क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, -75 है। तो ऐसी संख्याओं को एक नया नाम दे दिया गया, क्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को नया नाम दिया गया परिमेय संख्या। तो अब हम परिमेय संख्या की परिभाषा को समझते हैं कि परिमेय संख्या है क्या। आपने देखा परिमेय संख्या मतलब कैसे, क्यों कहा गया, नया जरूरत क्यों पड़ी जबकि पहले से भिन्न था, है ना। तो क्यों जरूरत पड़ी, आपने यहाँ उदाहरण की मदद से एक देखा। अब यहाँ पास हम परिमेय संख्या की परिभाषा को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं है। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं है। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन जो Q है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पास इसके उदाहरण देखते हैं और समझते हैं, उदाहरण देखकर समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 4/5। अब देखिए यहाँ पास जो यहाँ पास ये P है, यानी 4 जो है यहाँ पास क्या है, P है, और यहाँ पास 5 जो है वो Q है। ठीक है, यानी अंश में आपका 4 है और हर में 5 है। तो यहाँ पास जो अपना P/Q है, दोनों में क्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पास ये 4/5 है। क्या इसे हम 4/0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप बोला है ना, जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है ना, यानी पूर्णांक संख्या है। तो भैया यहाँ पास 0 भी तो पूर्णांक संख्या है। आपने देखा यहाँ पास 0 में भी पूर्णांक संख्या है, और 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये आप तो जानते हैं। तो यहाँ पास आपने देखा कि यहाँ पास भैया Q की जगह हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास बोला है। लेकिन नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पास आपको कंडीशन दिया है कि आपका Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जो आपके संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आप 0 लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा गणित में अपरिभाषित। ठीक है, अनडिफाइंड। तो ये इस तरह हम इसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहां से अगर मैं बोलूं कि 0 क्या परिमेय संख्या है, तो कुछ लोग अब बोलेंगे कि परिमेय संख्या नहीं है, या कुछ लोग बोलेंगे परिमेय संख्या है। तो मैं आपको बोलूं कि यह 0 के बटे में 1 लिख दे तो क्या मर्ज है। ठीक है, तो लिख दिए हमने। तो यहाँ पास आपने देखा कि P 0 है और Q 1 है। अब यहाँ पास कंडीशन क्या है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए इसके परिभाषा में। तो आपने देखा कि Q 0 के बराबर नहीं है, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी ये जो संख्याएं हैं वो क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ आपसे मैं और बात करूं तो यहाँ पास जो हमारा ये रूट का मान होता है, ठीक है, रूट में यानी √4 है, जो ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो कुछ लोग बोलेंगे परिमेय संख्या है या नहीं, मतलब है भी, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं है। तो जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते तो जान लो कि ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पास मैं आपसे बात करूंगा कि √2 परिमेय संख्या है या नहीं, तो कुछ लोग बोलेंगे कि जी हाँ परिमेय संख्या, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि सभी जो वर्ग में होते हैं वो सभी परिमेय संख्या नहीं होती। चलिए जान लेते हैं कि कौन से वर्ग वाले परिमेय संख्या है। यहाँ पास जो आपका, आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पास जो आपका क्या पूर्ण वर्ग वाले होते हैं, जो पूर्ण वर्ग वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। यानी जो आपके वर्ग आसानी से निकल जाए, पूर्ण वर्ग, यानी जैसे यहाँ पास √4 है। ठीक है, तो यानी जो यहाँ पास √4 है इसका वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी इसका 2 गुणे 2 क्रॉस करके यहाँ पास हम आसानी से 2 निकाल सकते हैं। ये कहलाता है आसानी से वर्ग निकालना। ठीक है, और यहाँ पास जैसे यहाँ पास 16 हो गया तो इसका आसानी से वर्ग 4 आ जाएगा, है ना। तो इन्हें हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग। और जैसे यहाँ पास √2 हो गया तो इनका वर्ग जो है आसानी से नहीं निकलेगा, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं लेते। अभी हम सिद्ध करेंगे आगे चैप्टर में
कि रूट टू परिमेय संख्या यानी रूट टू अपरिमेय संख्या क्यों है, तो ये अभी हम सिद्ध करेंगे, तो आपको वहां ज्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जो पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं होती है वो परिमेय संख्या होती है। अगला यहाँ पास बात करते हैं कि और भी जो संख्याएं होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, जो कि आपके दशमलव प्रसार से होते हैं। आपको शायद मालूम हो कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर नहीं मालूम तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार, ठीक है, प्रसार। तो पहला होता है यहाँ पास आपका शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव, दशमलव प्रसार, ठीक है, प्रसार। और दूसरा होता है आपका अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है, तो आप आगे लिख लीजिए। और तीसरा होता है यहां पास अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार। तो अब ये तीन तरह के दशमलव प्रसार होते हैं। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं कि शांत दशमलव क्या होते हैं और ये अनवसानी आवर्ती दशमलव क्या होते हैं, अनवसानी अनावर्ती दशमलव क्या होते हैं, थोड़ा सा छोटा सा बता देता हूं। अब ये जो शांत दशमलव होते हैं ना, ये क्या होते हैं, मान लीजिए हम अगर क्या करें, यहां पास 5 में 2 का भाग देंगे, 5 में 2 का भाग देंगे तो यानी 2 दूनी 4 होगा। अब यहाँ पास 1 आया, अब यहाँ पास संख्या क्या है हमारी, एक छोटी है शेषफल, यानी अभी अगर इसे हम इसका शेषफल शून्य लाना चाहते हैं तो यहाँ पास हम इसका दशमलव लेंगे, तो यहाँ पास दशमलव लेंगे तो यहाँ शून्य हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी ये पूर्णता विभाजित हो गई। ठीक है, यहाँ पास ये पूर्णता विभाजित हो गई, यानी आपका ये जो दशमलव आया ना पूर्णता विभाजित हो गई किसी एक दशमलव अंक के बाद, तो यहाँ पास इसे हम शांत दशमलव बोलते हैं। अब एक तरह का जो ये दूसरा है अनवसानी आवर्ती दशमलव, ये क्या होता है, अब मान लीजिए आप क्या करेंगे, 1 में 3 का भाग देंगे, तो जब भाग देंगे तो भाग दे लीजिएगा, जो इसका दशमलव प्रसार होगा तो वो होगा 0.33333, ये 3 का अंत ही नहीं होगा और 333 आता जाएगा, है ना। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 0.3 और दंड लगा सकते हैं, इसे दंड बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बार बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3। तो ये हो गया। अब इन्हें हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। आपने कक्षा 9वीं में इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त भी किया है। ठीक है, तो अगर नहीं किया तो आप जाके एक बार कक्षा 9वीं का जरूर देखें, अध्याय 1, तो वहां पास आपको मिल जाएगा इसके उदाहरण में। ठीक है, तो ये हो गए, इसे हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है, अब ये तीसरा जो है ये क्या है, अब ये जो तीसरा है तो यहां पास अनवसानी अनावर्ती दशमलव क्या है, ये जो अगर आप किसी संख्या में भाग देते हैं और आपका दशमलव प्रसार कुछ इस तरह आता है 0.1 0.001 तो यहाँ पास इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये अनंत तक, तो इससे आप क्या समझेंगे, यही जो दशमलव प्रसार आएगा वही बस अनवसानी अनावर्ती है, नहीं, इसका मतलब ये है कि ऐसी दशमलव प्रसार संख्या जो ना रिपीट हो, जो ना जिसका ना अंत हो, है ना, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना इसका अंत हो रहा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पास जीरो का गैप बढ़ा, यहाँ पास 1 जीरो है, यहाँ पास 2 जीरो है, यहाँ पास 3 जीरो है, यहाँ पास 4 जीरो और आगे यहाँ पास 5 जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ना तो ये रिपीट होगा ना ही इसका अंत होगा। ऐसी दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती दशमलव। यहाँ पास आप इसका कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पास ले लीजिए 2.5 2 5 2 2 5 2 2 2, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि गैप बढ़ रहा 2 का, है ना, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, तो आप कुछ भी ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती दशमलव। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि इनमें से परिमेय संख्या क्या है, कौन है, और अपरिमेय संख्या कौन है। तो बाकी का हटा देते हैं, जो क्या है अपरिमेय संख्या उन्हें हम हटा देते हैं फटाक से। अब जो आपके बचे वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जो आपके ये बचे वो सारे क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पास आपने तो पहले ही देख लिया पूर्ण संख्या जो क्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ पास आप दशमलव प्रसार वाले देख लीजिए, पहला शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या परिमेय संख्या है और दूसरा अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाले संख्या जो क्या है,
अपरिमेय संख्या है। तो इसके उदाहरण भी लिख सकते हैं इसके। तो 7 दशमलव वाले जैसे 2.5 आ गया था, इसके आप लिख सकते हैं 1.3333 डैश डैश, या अथवा लिख सकते हैं इसका, यानी 1.3 इसके ऊपर दंड लगा सकते हैं। इसका मतलब ये 3 आता जा रहा है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे दशमलव प्रसार को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे हम बात करते हैं जो कि हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पास हमने परिमेय संख्या देख लिया। अब आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब किसी भी संख्याओं में आपको ये डाउट नहीं होगा कि ये परिमेय संख्या है कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो और कुछ लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ये पाई होता है, पाई है ना, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ये बताइए। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये जो पाई है वो तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका मान 22/7 होता है। तो ये 22/7 इसका मान नहीं होता। पाई का मान, पाई का मान होता है यहाँ पास 3.1415 एंड सो ऑन आते जाता है ये, ठीक है। तो इसका अभी जो ये दशमलव प्रसार है वो कैसा है, ये ना तो रिपीट हो रहा है ना इसका अंत हो रहा है। दशमलव प्रसार हर साल कोई ना कोई नया रिकॉर्ड इस पे खोज करके, नया अंक खोज करके बनाते जा रहा है, तो रिकॉर्ड नया बनते जा रहा, इसलिए ना तो ये इसका अंत हो रहा है ना ये दोहराया जा रहा है। तो पाई का मान ये आप होता है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम बात करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए अपरिमेय संख्या, और फिर अच्छे से इसके बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डालिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, संख्याएं, ठीक है। तो अगर आपने उसका डेफिनेशन नहीं लिखा परिमेय संख्या का, तो उसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर्स। सो ये जो इरेशनल नंबर है वो है क्या, ये जो इरेशनल नंबर है वो है क्या। अब यहां पास जो आपके परिमेय संख्या है उन्हें छोड़कर सारी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। यानी आप कह सकते हैं जो भी परिमेय संख्या के अलावा जो भी संख्याएं बचे वो अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पास हम बात करते हैं कि जो यह परिमेय संख्या है वो क्या क्या है, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पास जो आपका अपरिमेय संख्या है, यहाँ पास पूर्ण वर्ग तो आपका परिमेय संख्या हो गया, यानी जो आपका अपूर्ण वर्ग बचा, ठीक है, अपूर्ण वर्ग, ठीक है, अपूर्ण वर्ग। अपूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्ग आसानी से ना निकले, जैसे √2, √3, ये सब क्या है, अपूर्ण वर्ग है, इनका वर्ग आसानी से नहीं निकलता। तो ऐसी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और दूसरा जो आपका ये है, कौन सा दशमलव प्रसार हमने देखा था कि वो परिमेय संख्या नहीं है, वो है अनवसानी, अनावर्ती दशमलव प्रसार वाले, ठीक है, दशमलव प्रसार वाले संख्या। तो यहां पास जो अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वाले संख्या कैसे होते हैं, ना तो रिपीट होते हैं ना ही क्या होते हैं, अंत होता है उनका, है ना, ना ही उनका अंत होता है। तो ये ऐसे दशमलव प्रसार वाले होते हैं, ठीक है। तो उदाहरण आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर जो ये आपका तीसरा जो है पाई का मान भी, ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। पाई का मान क्या है, 3.14159 और आगे आप इतना याद रखिए जो कि आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो कि अपरिमेय संख्याएं हैं इतनी। अब यहाँ पास अपरिमेय संख्या के बाद हमारा जो अगला संख्या आता है, जो कि हमारे इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पास हेडिंग डाल लीजिए अगला, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पास हेडिंग डाल लीजिए वास्तविक संख्याएं। सो इंग्लिश में इसे रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स। सो ये रियल नंबर्स हैं क्या, यानी ये वास्तविक संख्याएं हैं क्या। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दुनिया में जितने भी संख्या है वो सारे संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। अब क्या वास्तविक संख्या के अलावा कोई और संख्या हो सकता है, जी हाँ, जो कि आपका काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर। आपने देखा होगा कभी कभी कि रूट के अंदर -3, -4, यानी रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या है। ये सारी संख्या आपकी क्या कहलाती है, इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि आपकी काल्पनिक संख्या है। इसे आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, है ना, क्लास 11th में। तो इसे अभी हम नहीं देखते, ठीक है।
तो इसे आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ें कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, ठीक है। तो आप देखिएगा वहां, इसे अभी हम यहाँ बात नहीं करते, आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पास जो आपका ये वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या है, दुनिया में आपके जितने भी संख्या है वो सारे वास्तविक संख्या कहलाते हैं। वास्तविक यानी वास्तविक जीवन में है, रियल लाइफ में है, ठीक है। तो यहाँ पास अब हम बात करते हैं गणितीय परिभाषा इसके। तो गणितीय परिभाषा मैंने भी आपको पहले ही बता दिया था, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो आप लिख लीजिए, तो यहाँ पास हम लिखा देते हैं परमेय संख्या, परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं, ठीक है। परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं, संख्याओं के समूह को, के समूह को वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, संख्याएं कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो ये हो गया। उदाहरण आप लिख सकते हैं, भैया परमेय संख्या 2 4 तो बताइए, चलिए 2/5 √4 0। भैया अपरमेय संख्या 4 5 तो बताइए, पाई 3.14 144 1 ठीक है। तो ये आता जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। और भी बताइए, तो जैसे यहाँ पास क्या और लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं भैया, परमेय संख्या परमेय संख्या। तो आपको अगर 10वीं में ज्यादातर क्या बताया जाता है कि संख्या के 2 ही प्रकार हैं, क्या, एक तो परमेय संख्या, दूसरा क्या, अपरमेय संख्या। तो संख्या के 2 प्रकार ही आपको 10वीं तक बताया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बता दिया कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं। एक तो होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या, यानी इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो ये आपको हमने बता दिया। अब आगे आप जब पढ़ेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आगे। तो आपने यहाँ पास जाना कि वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है। तो आपने इसे इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा कि वास्तविक संख्या क्या है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या, वास्तविक संख्या के 2 महत्वपूर्ण गुण, ठीक है। तो यहाँ पास अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं वास्तविक संख्या के 2 महत्वपूर्ण गुण, जो कि आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है और अंकगणित आधारभूत प्रमेय है। सो स्टूडेंट, जो इसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया, नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो डिसलाइक क्यों किया, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में कि अभी हमें आगे और क्या इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।